हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज के इस वीडियो वर्कशॉप में आई बी टॉकिंग अबाउट 5 कंपनीज। ठीक है, पांचों के पांचों फाइनेंशियल स्पेस में है, लेकिन लेंडिंग और नॉन लेंडिंग दोनों को मिला के ये 5 कंपनीज आज मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CDSL का, ठीक है, जो कि एक डिपॉजिटरी है। अब देखिए CDSL का नंबर्स तो पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही तगड़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा इतना अच्छा रिजल्ट का मतलब इसके पीछे का कारण क्या है ना। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल जान लेते हैं, उससे भी आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो CDSL है एक डिपॉजिटरी, मतलब सोचिए अगर आप आज जो भी शेयर्स खरीदते बेचते हो वो शेयर्स कहाँ की होती है, एक्सचेंजेस पे होता है ना, BSE के पास या NSE के पास होते हैं। CDSL को पकड़ लो कि आपका कोई भी शेयर हो तो उसका गेट कीपर है CDSL। मतलब सोचो आज अगर आप एक बैंक में जाते हो और अपना पैसे को क्यों डिपॉजिट करते हो, ताकि आपका पैसा कोई चुरा ना ले, है ना, इसलिए तो बैंक में जाके सेफ डिपॉजिट करते हो उसमें, करेक्ट। तो आपके स्टॉक्स का रखवाला और स्टॉक्स का डिपॉजिटरी है CDSL, इसलिए वो टर्म है डिपॉजिटरी। गॉट इट। मतलब सोचिए ना, मतलब यहाँ पे पुराने दिन में क्या होता था, जब ये पेपर बेस्ड ट्रेडिंग होता था तो कभी कभार पेपर गायब हो जाता था, लोगों का मतलब शेयर होल्डिंग का नेम चला जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज के जमाने में आप देखोगे ऐसे कुछ होता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि लाइक किसी के पास आज लेट से 100 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक है, उसमें से 30 शेयर गायब हो गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो नहीं गायब होता है, ठीक है, मतलब जो आपका रखवाला करते हैं वही होता है आपका CDSL, ठीक है। तो CDSL का काम यही है, दे वुड एक्ट एज योर डिपॉजिटरी एंड दे वुड गिव यू अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज एज वेल। मतलब सोचिए ना, कोई अगर कंपनी लेट से फॉर एग्जांपल आज लेट से कोई आज बोनस इशू डिक्लेयर करता है, या कोई लेट से कोई स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करता है, या लेट से जब किसी का IPO के बाद जब लिस्टिंग होता है BSE NSE में, इन सब में भी CDSL आपको हेल्प करता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि CDSL को एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि CDSL का मेजर रेवेन्यू ब्रेकअप्स क्या है। उनका आज भी कुछ 45-50% ऑफ सेल्स आता है उनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ग्रोथ से। मतलब क्या, हमारे जो भी मतलब आप देखोगे कि लाइक जितने सारे लोग आज ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं ना एवरेज डेली टर्नओवर, ADTO का ग्रोथ, वॉल्यूम का ग्रोथ, ठीक है। तो जितना ट्रेडिंग ज्यादा होगा उतना CDSL को फायदा मिलेगा, बिकॉज वो तो डिपॉजिटरी है ना सारे स्टॉक्स का। तो फिर स्टॉक्स में जितना ट्रेडिंग होगा, राइट, अक्रॉस काउंटर्स, उतना CDSL को एक फीस मिलता रहेगा। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ CDSL का सेल, जो कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ग्रोथ से आता है। अब यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट ये है कि यही आपका सिक्लिकल वाला पार्ट है। मतलब क्या है, सोचो इन अ रोरिंग बुल मार्केट, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तगड़ा ग्रोथ आता है ना, और भी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज IPOs लाते हैं, राइट। मतलब सब कुछ बढ़िया होता है ना CDSL जैसे कंपनीज के लिए। आप देखोगे कोई भी अगर वेल्थ मैनेजमेंट का कंपनी हो, उसका अगर कैपिटल मार्केट का डिवीजन हो, या डिपॉजिटरी हो लाइक CDSL, या फिर एक्सचेंजेस हो, आप देखोगे BSE का तो 70% का सेल्स ग्रोथ आया था Q4 ओवर Q4 में, आई गेस। वो क्यों आया है, बिकॉज जिनके प्लेटफॉर्म में लेट से ये सारे स्टॉक्स है, और जो से आज ये सारे स्टॉक्स का डिपॉजिटरी का काम कर रहा है, ठीक है, कस्टोडियन का काम कर रहा है, तो उनका भी कमाई बढ़ेगा ना, जितना आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है कब, जब आपका बुल मार्केट चलता है। और सबको पता है पिछले 1-1.5 साल से बहुत तगड़ा बुल मार्केट चला है। तो इसीलिए जब ये रिजल्ट्स आ रहा है, आप देखोगे CDSL का नंबर बहुत तगड़ा आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी Q4 ओवर Q4 आई थिंक उनका सेल्स तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया था। और इस क्वार्टर का भी नंबर बताऊं तो सेल्स ग्रू 65% YOY इन Q1 ओवर Q1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि लाइक कल अगर से फॉर एग्जांपल जो 2022 में हुआ था, जब लेट से मार्केट में एक मतलब एक बेयर फेज आया था, ठीक है। जब बेयर फेज आता है तो क्या होता है, लेस IPOs आते हैं, लेस मर्जर वगैरह होते हैं, लेस लोगों का ट्रेडिंग होता है, बिकॉज लोग लॉस वॉस खा लेते हैं, मार्केट कुछ करता नहीं है, निफ्टी ऊपर जाता नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों में थोड़ा मायूसी आ जाता है। तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम ग्रोथ का रेट अफेक्टेड होता है। मतलब सोचो आज अगर, बिकॉज देखिए वॉल्यूम्स का ग्रोथ तो होगा, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा पेस ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। गॉट इट। मतलब से पहले अगर घोड़ा भाग रहा था 5th गियर में, अब लेट से घोड़ा क्या, गाड़ी का एग्जांपल लेते, चलो पहले अगर गाड़ी 5th गियर में भाग रहा था, आगे जाके अगर गाड़ी 3rd गियर में भागेगा तो आगे जा रहा है, लेकिन उसका पेस ऑफ ग्रोथ घट गया ना, बिकॉज 3rd गियर में गाड़ी हमेशा कम स्पीड में चलेगा कंपेयर टू द 5th गियर में। तो अगर ये होता है तब प्रॉब्लम बनता है अपना ये सारे कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड कंपनीज का, जो 2022 में हमने देखा था। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है, बिकॉज कैपिटल मार्केट्स इज बूमिंग, है ना।
तो ये बन जाता है बात। दूसरा ऑफकोर्स सीडीएसएल का जो जो सेकंड मेन डिवीजन है वो है उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब कोई अगर स्टॉक लिस्टेड है तो पूरे साल ऑफकोर्स सीडीएसएल उसका रखवाले का काम करता है, उसका बहुत सारे सर्विसेज देता है ना। सोचो और भी सर्विसेज देते हैं। सोचो जो कंपनी को आज एजीएम करना होता है ऑनलाइन, तो वो सीडीएसएल ई एजीएम, फिर उसके बाद ई वोटिंग, ये सब भी उनके लिए वो करवा के देता है। फिर मैं तो बोला कि अगर किसी को बोनस शेयर इशू करनी है, फिर आपका स्प्लिट करनी हो स्टॉक्स की, तो वो भी सीडीएसएल के मदद लेता है सारे कंपनीज। तो ऑफकोर्स कंपनीज इनको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देगा, है ना। मतलब लिस्ट होने के टाइम पे भी सीडीएसएल गेट्स पेड, फिर उसके बाद जितने दिन लिस्टेड है सीडीएसएल को एनुअल मेंटेनेंस फी देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ इवन डीलिस्टिंग के टाइम पे भी एक फी पे करना पड़ता है। सो द पॉइंट इज, आज जब सोचो हमारे देश में जितना ज्यादा से ज्यादा एसएमई से कंपनी मतलब मेन बोर्ड में आएगा, ठीक है, बीएसई एनएसई में आएगा, उतना सीडीएसएल के लिए फायदा है। जितना आईपीओज आएगा उतना सीडीएसएल के लिए फायदा है। तो मतलब क्या, कैपिटल मार्केट जब अच्छा करेगा तभी ये सब चीजें और ज्यादा रेट से आएगा ना, राइट। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि पिछले 2-4 क्वार्टर से सीडीएसएल का नंबर इतना अच्छा क्यों आ रहा है। बिकॉज यहां पे एक चीज मैं बोल सकता हूं, बहुत लोगों का मिस्टेक ये होता है, जो मैंने पिछले 2 बुल मार्केट में लोगों को देखा है, कि सीडीएसएल का ये जो सिक्लिकलिटी है, मतलब उनका जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स इज 50% ऑफ सेल्स, एंड दिस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का जो ग्रोथ है दैट इज लिंक्ड टू द कैपिटल मार्केट्स, राइट। लोग इसको भूल जाते हैं और उनको लगता है कि सीडीएसएल जैसा कंपनी स्ट्रक्चरल है। तो दिस इज लाइक राइडिंग अ टाइगर, ठीक है। जब तक ये रिजल्ट अच्छा करेगा, इनका वॉल्यूम का ग्रोथ, जैसे अभी भी 65% का सेल्स का ग्रोथ आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ अगर इनका देखोगे तो 82% का आया। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता ही है ना, बिकॉज इनका तो मेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का तो खर्चा हो ही गया है, करेक्ट। अभी भी जो खर्चा करता है वो टेक में ही करता है। रेगुलेटर, मतलब कभी कभार रेगुलेटर आगे बोलता है ये चेंज करो वो चेंज करो, वही पे इनका मेन खर्चा होता है। लेकिन अल्टीमेटली तो इनका तो कोई बड़े बड़े कोई प्लांट्स तो नहीं है ना। तो इसीलिए इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। इनका आरओई का नंबर आप देखोगे वेरी हाई, नॉर्थ ऑफ 30% के आसपास होगा। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज, अगर आपने इसमें बहुत पैसा भी बनाया, ठीक है, या फिर अगर आप नया एंट्री भी ले रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर यू ट्रैक देम। क्योंकि कल अगर इनका लेट से फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ जो आज 65%, 80%, 90% से बढ़ रहा है, कल लेट से अगर लेट से 20% का सेल्स ग्रोथ आता है, या फिर सेल्स ग्रोथ ही नहीं होता है, मतलब क्या, मतलब यही है ना कि जो गाड़ी पहले चल रहा था 5th गियर में, अभी वो लेट से 1st या 2nd गियर में चल रहा है, तभी जाके आप देखोगे मार्केट को वो चीजें अच्छा नहीं लगता है, तब आप देखो वो स्टॉक चलना बंद कर देगा, मतलब ऊपर जाना एटलीस्ट बंद करेगा। और यही 2022 में हुआ था। आप देखोगे 2018-19 में जब बेयर मार्केट था, जब ये सारे मिड एंड स्मॉल कैप्स गिर रहा था, एंड जो भी चल रहा था ना पूरा सिस्टमिक में, बहुत सारे बैंक्स में प्रॉब्लम आ रहा था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे डीएचएफएल प्रॉब्लम में आया था, तो उस टाइम पे भी आप देखोगे सीडीएसएल टाइप का कंपनी या कोई कैपिटल मार्केट्स का स्टॉक उतना अच्छा नहीं किया था। बिकॉज यू नीड अ बुल मार्केट फॉर दीज कंपनीज टू डू वेरी वेल, ठीक है। बिकॉज 50% ऑफ द सेल्स आता है आपका पूरा इसके साथ, ये कैपिटल मार्केट्स के साथ पूरा लिंक्ड है। बाकी तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, उनका ये सब जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड ऑल दैट, वो सब तो है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कैन नॉट ग्रो एट दैट पेस एंड कैन कवर इट अप अगर लेट से कैपिटल मार्केट्स का ये बूम चलना बंद हो गया तो, ठीक है। सो आपको उस तरीके से देखना पड़ता है, वरना क्या होता है ना, मैं देखा बहुत बार लोग बुल मार्केट में सीडीएसएल लेते हैं और फिर पूरा बेयर मार्केट के टाइम उनको समझ ही नहीं आता है कि स्टॉक गिर के बैठा क्यों है ना। तो आपको अगर यहाँ पे टाइमिंग करना पड़ेगा, यू कैन राइड द टाइगर बट यू हैव टू लेट गो ऑफ द टाइगर एज सून एज यू सी अ फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, ठीक है। अब 80 से 70 हुआ तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर से 20, 30, 40% का ग्रोथ का नंबर दे रहा है फ्रॉम लेट से 80% इन द पास्ट, तब आप देखोगे वो स्टॉक चलना बंद हो जाता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ता है सीडीएसएल जैसे बिजनेसेस को, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लिया। अब हम बात करते हैं एक दूसरे कंपनी का, उसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो ये एनबीएफसी का ये स्पेस में है, एमएसएमई लेंडर है और ये साउथ इंडिया बेस्ड एक लेंडर है, ठीक है। इनका 10,000 करोड़ के आसपास का एयूएम मतलब लोन बुक का साइज है, और इनका एक नीश है। वो क्या करते हैं, मतलब सिंगल शॉप ओनर्स को लेंड करते हैं, ठीक है। मतलब जिसका लेट से एक किराने का दुकान हो, एक रिटेल का दुकान हो, ठीक है, इस तरीके के लोगों को ये लेंड करते हैं। इनका आई थिंक 90% एयूएम साउथ में आता है और ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3-4 साल के बाद भी इनका 80-85% ऑफ एयूएम साउथ से ही आएगा, ठीक है। तो
ये कंपनी का भी सारे चीजें आर गुड डायरेक्शनली, ठीक है, बिकॉज हमें क्या देखना पड़ता है, कोई भी कंपनी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ लोन बुक। तो यही तो सारी चीजें मैंने अपने एज अ चेकलिस्ट बना के पूरे अपना वो पूरा फाइनेंशियल वर्कशॉप्स में करके दिखाया, और बोथ इन लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग। तो अगर आपने नहीं लिया हो, रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में, आप उसको ले लो, पेन पेपर लेके बैठो, और आफ्टर 18 आवर्स ऑफ वॉचिंग दैट एंटायर वर्कशॉप आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज को ट्रैक करने में, पैसा डालने में, पैसा निकालने में, राइट, खुद से कर पाओगे ये काम, ठीक है, बहुत सिंपल ही है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी 5 स्टार का बात करते हैं। तो इनका जो लोन बुक है दैट ग्रू 36-37%, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 35% के आसपास, और उसी रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। दूसरे साइड से इनका एसेट क्वालिटी भी वेरी वेरी स्टेबल है। मतलब 5 स्टार का पता नहीं, मैंने एसेट क्वालिटी का नंबर, हाँ, जीएनपीए का नंबर नहीं लिखा, और मैं इसीलिए नहीं लिखा बिकॉज द जीएनपीए नंबर ऑन अ वाईओवाई बेसिस रिमेन्ड वेरी स्टेबल। अब देखिए, जो मैं बार बार चीजें बताते रहता हूँ, फिनेंशियल्स में मुझे क्या चाहिए, फिनेंशियल्स में मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फिनेंशियल हो, आई नीड यू टू बी हाईली लेवरेज, ठीक है, पहला पॉइंट। बिकॉज अगर आप हाईली लेवरेज नहीं हो, तो मतलब हाईली लेवरेज मतलब आपका डेट टू इक्विटी का रेशियो हैज टू बी हायर। अगर वो नहीं होता है तो आपका आरओई का नंबर नहीं बढ़ता है, बिकॉज आरओई इज इक्वल टू आरओए इनटू लेवरेज, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 स्टार वही कर रहा है, दे आर टेकिंग मोर एंड मोर डेट, ठीक है, और उसको सही तरीके से डिप्लॉय कर रहा है। डिप्लॉय मतलब यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन का मतलब क्या है, लेंड कर रहा है सही जगह में, और सही जगह का मतलब क्या है, वहां पे एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है, आपका आरओई का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप लेवरेज बढ़ाओगे, इफ द लेवरेज रेशियो गोज अप देन द आरओई गोज अप एंड द आरओए कम्स डाउन। तो आप देखोगे 5 स्टार का वही हो रहा है, बिकॉज व्हाई विल द आरओए कम डाउन, आरओए का डिनोमिनेटर है एसेट्स which is debt plus equity। तो if you take high leverage, आपका ROA का नंबर will come down, करेक्ट, बिकॉज उसी नेट इनकम में आपका ROA का नंबर will look contracted। बट देन क्या होता है, लॉजिकली सोचो, ROE का मतलब क्या है, नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर का इक्विटी तो वही है, आपने तो डेट उठाया बाहर से, करेक्ट। तो शेयर होल्डर का इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो डेट को अगर आपने सही तरीके से रखा, आपका एसेट क्वालिटी अगर सही हुआ तो उससे आपका इनकम बढ़ेगा, राइट। तो आपका न्यूमरेटर बढ़ा ROE का, नेट इनकम बढ़ गया ऑन दैट सेम इक्विटी बेस, तो आपका ROE का नंबर ओवरऑल बढ़ा। तो यही सब चीजें मैं बता रहा हूं ना, कि बहुत क्लैरिटी के साथ आप वर्कशॉप देख लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको यही ट्रैजेक्टरी ट्रैक करना है। आप देखोगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो कि एक एमएसएमई लेंडर है, फिर उसके साथ आप देखोगे एप्टस का भी यही सीन हो रहा है कि द ROE नंबर कीप्स गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज बोथ दिस कंपनीज, एप्टस हो गया 5 स्टार, और एक तीसरा कंपनी उसका नाम मुझे याद, हाँ, होम फर्स्ट फाइनेंस भी यही कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके सब अपने अपने लेवरेज रेशियो को बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे जाके आप सोचो, लेवरेज रेशियो बढ़ाने के बाद प्रॉब्लम कहां से चालू होगा, अगर एसेट क्वालिटी खराब हो गया तो, अगर एसेट क्वालिटी खराब हुआ तो प्रोविजन ज्यादा करना पड़ेगा, तो नेट इनकम का ग्रोथ का पेस घट जाएगा, तो ROE नहीं बढ़ेगा, राइट। सो अल्टीमेटली हमें ये पूरी चीज को एक साथ देखना पड़ेगा, इसको बाय द वे 2 पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टार का भी ROE का नंबर 19% हो गया, पिछले साल इट वॉज अराउंड 16.5%। मतलब क्या, अगर आपका ROE का नंबर डायरेक्शनली इज गोइंग अपवर्ड्स, मतलब आप ऊपर से बोल सकते हो कि बिजनेस पे सब कुछ ठीक है। तो 37% का लोन बुक का ग्रोथ, ROE का नंबर आई थिंक 2 साल पहले इनका ROE था 13-14% के आसपास, और जब से मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब में जाके पुराना 5 स्टार का वीडियोस देखोगे ना, तो वहां पे तब उस टाइम पे ROE था 12-14% के आसपास। और मैनेजमेंट हमेशा यही बताया था कॉन कॉल में, कि मतलब 2 साल पहले भी उन्होंने यही बताया था कि हम अपने ROE का टारगेट को 20% तक लेके जाएंगे, जो कि कर रहा है, बिकॉज अभी तो 19% ऑलमोस्ट, आई थिंक इट्स 18.9%, तो 20% तो इनका ऑलमोस्ट इनका तो हो ही गया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ROE ऊपर जा रहा है, गाइडेंस के अनुसार लोन बुक को ग्रो कर रहा है, और इनमें थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, बिकॉज इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 37% वाईओवाई, इनका EPS का भी ग्रोथ है 35-40% के आसपास, है ना, बिकॉज हम शेयर होल्डर से, करेक्ट। अगर अर्निंग्स पर शेयर नहीं बढ़ता है, पर शेयर मतलब किसका शेयर, हमारा आपका शेयर, करेक्ट। तो अगर अर्निंग्स पर शेयर नहीं बढ़ता है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला पिछले साल के कंपैरिजन में। तो अगर आपका EPS का ग्रोथ नहीं होता, इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, अल्टीमेटली तो सब बिजनेस ही है ना। तो यहां पे भी आप देखोगे EPS का ग्रोथ 37, 38, 40% से बढ़ा, मतलब क्या, शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। आप यहां पे बुक वैल्यू पर शेयर चेक कर सकते हो, EPS चेक कर सकते हो, यू वुड सी दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका
फाइव स्टार बिजनेस मॉडल। अब हम थोड़ा बात करते हैं आपका सीएसबी बैंक का, ठीक है। तो सीएसबी बैंक एक साउथ इंडिया बेस्ड बैंक, पुराने बैंक जो जिनका 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 बेसिकली अभी भी उनका 48-50% ऑफ द बुक अभी भी देखोगे गोल्ड लोन बेस्ड लेंडिंग का बुक है, ठीक है। बाकी कॉर्पोरेट वगैरह है, रिटेल अनसिक्योर्ड में उतना कुछ है नहीं, लेकिन अभी अभी वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीएसबी बैंक और बाकी बैंकों में डिफरेंस यही होता है कि सीएसबी बैंक ने 2030 का एक टारगेट दे दिया कि हमको अभी सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं रहना है, हमको पैन इंडिया बनने का। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नया नया ज्योग्राफीज में जाके ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं। अब देखो, जहां पे ब्रांचेस खोलोगे तो वहां पे खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, वरना यू कांट स्केल द बिजनेस ना। तो प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी का कॉस्ट टू इनकम हैज गॉन अप अ लॉट। तो व्हेन द कॉस्ट टू इनकम गोज अप, देन इट बिकम्स अ बिग प्रेशर ऑन योर इनकम स्टेटमेंट एट प्रेजेंट ना, बिकॉज खर्चा आपको तो आज करना पड़ेगा। आज अगर आप ब्रांच खोल रहे हो तो डिपॉजिट आज देना पड़ेगा, ब्रांच में इंटीरियर का काम आज करना पड़ेगा, आगे जाके आपको पैसा मिलेगा उसका। गॉट इट। तो इसलिए आप देखोगे सीएसबी बैंक का द कॉस्ट टू इनकम नंबर इज गोइंग अप। तो ये हो गया पहला वाला एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज क्या है, ये लोग रिटेल बुक को बढ़ा रहा है, मतलब ये लोग रिटेल और एमएसएमई में ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। और मतलब रिटेल मतलब द नॉन गोल्ड रिटेल पार्ट, गोल्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे गोल्ड का पोर्टफोलियो भी आई थिंक 22% से बढ़ा, इसलिए इनका टोटल लोन बुक 18% से बढ़ा। लेकिन अगर आप नॉन गोल्ड रिटेल में जा रहे हो तो रिटेल में कोई भी सेगमेंट बनाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लेट्स से क्रेडिट कार्ड, माइक्रो फाइनेंस, ये सब व्हीकल फाइनेंस, तो यहाँ पे खर्चा ज्यादा होता है ना, बिकॉज अगर आप एक नया डिवीजन सेटअप कर रहे हो, है ना। तो रिटेल में कोई भी डिवीजन सेटअप करने के लिए इट्स अ हाई यील्डिंग डिवीजन, गॉट इट। वो उसी के लिए तो खोल रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, खर्चा भी आपका ज्यादा होता है आज। तो बेसिकली सीएसबी बैंक का क्या होगा, उसके वजह से भी कॉस्ट पे प्रेशर है। और तीसरा चीजें ये है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअल में, ये चीजें तो ठीक है, ये तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चा तो आपको अपफ्रंट लेना ही पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, लोगों को लेने का खर्चा, दैट इज फाइन। बट जो मुझे उनका अच्छा नहीं लगा वो ये है कि उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ, ठीक है। मतलब ऑन वाई लेवल पे मैं बोलूँ तो उनका जीएनपीए नंबर 1.7% है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 1.2%। तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बट थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हुआ। इसके वजह से क्या हुआ, ज्यादा भी प्रोविजन करना पड़ा, एंड प्रोविजन इज अगेन अनदर प्रेशर ऑन द इनकम स्टेटमेंट, आपका मार्जिन्स और घट जाता है। तो इफेक्टिवली ये दो मेन रीजन के वजह से, एक तो स्केल कर रहा है, कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है, विच इज ओके, बट यहाँ पे एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ, इसके वजह से प्रोविजन भी बढ़ा रहा है। तो दोनों के वजह से मैं आपको अगर नंबर बताऊं तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज गॉन अप, वाई लेवल पे हैज गॉन डाउन, गॉट इट। ईपीएस में यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। तो मैंने 5 स्टार के टाइम पे क्या बोला था, वही यहाँ पे लागू करो कि शेयर होल्डर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। इफ द कंपनी पैट इज कमिंग डाउन, कुछ भी वो बिजनेस करे, बैंकिंग नॉन बैंकिंग फर्क नहीं पड़ता है ना, अल्टीमेटली तो बिजनेस है। तो अगर आपका बिजनेस पिछले साल 100 रुपए कर रहा था, इस बार 90 रुपए कर रहा है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिला प्रॉफिट्स में या ईपीएस में, बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर हो गया, मुझे कुछ मिला नहीं ईपीएस का ग्रोथ में। तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका पैट में इतना प्रेशर आता है तो आपका आरओ भी घटेगा, बिकॉज आरओ इज इक्वल टू नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो पैट इज नेट इनकम ना, सेम चीज है। तो नेट इनकम का ग्रोथ नहीं आया तो आरओ कैसे बढ़ेगा। तो अनलाइक 5 स्टार, इनका आरओ का नंबर इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो ये हो गया बात। बाकी तो ठीक है, ये लोग अपने रिटेल बुक और अपने एसएमई एमएसएमई बुक को ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके इनका क्या कहना है कि इनका रिटेल, एसएमई, गोल्ड और उसके साथ, मतलब रिटेल मतलब यहाँ पे नॉन गोल्ड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉर्पोरेट एंड होलसेल, इनका ना मोटा मोटी 20-30-20-20 ऐसे करके मतलब कुछ एक सेग्रीगेशन दिया है कि इस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, इसके लिए अभी आप बोल सकते हो, वो एक टर्म है ना इंग्लिश में, जिस्टेशन पीरियड। सीएसबी बैंक इज इन अ जिस्टेशन पीरियड राइट नाउ, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहा है। आई लाइक द मैनेजमेंट, बट देन हैविंग सेड दैट, मैं इस पे तभी पैसा डालूंगा जब मैं देखूंगा कि इसका फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू बाय अ बिजनेस एंड गेट स्टक जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। मतलब क्या पता आगे जाके ग्रोथ, बिकॉज इनका आप देखोगे ना, इनका लोन बुक का भी ग्रोथ है 17-18%, मतलब ठीक है, नॉट बैड, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, मतलब देखो आज अगर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जो सीएसबी बैंक से लाइक 5x, 10x, 20x बिगर है, एंड दे आर ग्रोइंग द लोन बुक एट द सेम पेस एज यू, राइट। अगर सीएसबी बैंक का लेट से लोन बुक 30% से ग्रो करता, तब मैं थोड़ा अलग लेवल से सोचता। तुम्हारा यहाँ पे लोन बुक का भी ग्रोथ नहीं है, एंड यू आर टेकिंग हिट्स ऑन प्रोविजन, हिट्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट। इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया बिकॉज इनको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ा, बिकॉज इनका जीएनपीए नंबर इज ऑन द हायर साइड। तो मेरा पॉइंट है कि लाइक तुम्हारा लोन बुक का भी ग्रोथ का रेट उतने इंप्रेसिव नहीं है कंपेयर टू द मच बिगर बैंक्स देन यू।
है ना। तो मतलब उतना अच्छा डील मुझे लगता नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, रिकमेंडेशन की तरह प्लीज मत लीजिए, ये सब चीजें मैं बताता हूँ बिकॉज मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ कि सोचते कैसे है इनसाइट्स पे, देखो दिमाग का खेल है यहाँ पे, कोई पेन पेपर एक्सेल शीट भी नहीं चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सीएसबी बैंक। अब चलो हम बात करते हैं यूग्रो कैपिटल का। तो यूग्रो कैपिटल क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं और वो एक एमएसएमई लेंडर है। उनका कहना है कि हमारे देश में जो ये एमएसएमई प्लेयर्स है, ठीक है, ये मरते हैं क्यों, ये मरते हैं इसीलिए बिकॉज इनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। और ये सब मिलियंस ऑफ एमएसएमई प्लेयर्स आर केटरिंग टू द बिग कॉर्पोरेट्स इन दिस कंट्री, है ना। या फिर ऑफ कोर्स रिटेल बेस्ड एमएसएमई भी है और होलसेल बेस्ड एमएसएमई भी है। तो यूग्रो कैपिटल का है कि हमने पूरा अपना प्लेटफॉर्म बना लिया और उसके ऊपर कोई भी एमएसएमई को अगर पैसा चाहिए तो हम जल्दी देंगे। सो टाइमली क्रेडिट पे यहाँ पे बहुत तगड़ा फोकस है और जल्दी आप तभी दे पाओगे जब आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, जो यूग्रो क्लेम करता है उनका है, ठीक है। अब यूग्रो कैपिटल का सीन ये है कि थोड़ा सा और अगर इसका बिजनेस मॉडल देख ले, ऑफ कोर्स ये लोग आप देखोगे इनका बिजनेस मॉडल में एमएसएमई में भी दे आर टारगेटिंग दोस बड़ा एमएसएमईज, छोटे एमएसएमईज, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स नहीं देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एमएसएमई लेंडिंग करते हैं बोथ इन द माइक्रो स्पेस इन एमएसएमई, लेट से 1-2-5 लाख का भी एमएसएमई लोन देते हैं और मतलब 1-2 करोड़ का भी एमएसएमई लोन देते हैं, ठीक है। आप मतलब थोड़ा डिटेल में जाओगे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि लाइक पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आज आप देखोगे ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया है ना, सबका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया बिकॉज रेपो रेट बढ़ गया एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आप देखोगे सारे बैंकों का या एनबीएफसीज का नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ घट गया, है ना, बिकॉज आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन इंटरेस्ट इनकम। सीएसबी बैंक का वो भी सीन है, सीएसबी बैंक का मैंने एक चीज बोलना भूल गया आई गेस, उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी उसका हार्डली कोई ग्रोथ आया है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का भी हार्डली कोई ग्रोथ आया बिकॉज सीएसबी बैंक का नेट इंटरेस्ट मतलब अगर आप इंटरेस्ट इनकम देखोगे दैट ग्रू 21%। इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या, ये सारे मैंने वर्कशॉप्स में बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया। जहां पे आपने लेंड किए हो और जहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका ग्रोथ है 21%, इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ। बट जहां से आप पैसे उठाए हो, ठीक है, और जहां से आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस करना पड़ता है, मतलब आपको बोरोइंग कॉस्ट देना पड़ता है, दैट बोरोइंग कॉस्ट वेंट अप 47%। सो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 21% से बढ़ा और आपका बोरोइंग कॉस्ट 47% से बढ़ा तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम में घंटा कोई ग्रोथ आएगा और वही उनको नहीं मिला। और एनआईआई में ग्रोथ नहीं मिला तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी डिग्रोथ हो गया, पैट का भी डिग्रोथ हो गया और एसेट क्वालिटी भी उनका थोड़ा खराब हो गया, राइट। तो सीएसबी बैंक इसीलिए अभी उतना अट्रैक्टिव लगता नहीं है मुझे। सो अभी बात करते हैं यूग्रो का। तो यूग्रो का भी सिमिलर सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ का पेस घटने का, बिकॉज यूग्रो का इफ यू लुक एट इट लोन बुक ग्रू 36% YOY, लेकिन इनका पैट का ग्रोथ वाज ओनली 20%। सो व्हाई इज योर पैट का ग्रोथ लेसर देन योर लोन बुक का ग्रोथ, बिकॉज आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस grew at a faster pace than your interest income। तो यूग्रो का भी वैसा ही सीन है आपका, ठीक है। तो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स यूग्रो का भी आप देखोगे इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर थोड़ा मार्जिनली डिटीरियोरेट किया है ऑन अ वाईओवाई बेसिस, ठीक है। सो अगर आपका और एक और चीज है जो मैं देख मतलब जो पेस ऑफ ग्रोथ, बिकॉज अगर आप बिजनेसेस को ट्रैक कर रहे हो तो और अगर आप फाइनेंशियल्स को देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा उसका पेस ऑफ ग्रोथ किस रेट से मतलब चेंजेस हो रहे हैं। द चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पहले यूग्रो 50% के आसपास से लोन बुक को ग्रो करता था, लेकिन इस बार सिर्फ 36% किया। सो पेस ऑफ ग्रोथ भी थोड़ा बहुत घटा। जैसे अपने अरमान को भी देखा होगा, राइट। अरमान पहले 60-65% से बुक को ग्रो कर रहा था जब माइक्रो फाइनेंस साइकिल का वापस आ रहा था कोविड के बाद, लेकिन अरमान का मैनेजमेंट वही बोला, लाइक एक क्वार्टर पहले का ही कॉन कॉल में वही बोला कि माइक्रो फाइनेंस में वो हनीमून पीरियड हो गया और उनका लोन बुक का ग्रोथ कितना आया 36% का, और उन्होंने गाइडेंस भी घटा दिया लोन बुक ग्रोथ का। पहले बोलता था कि हम 40% से लोन बुक को ग्रो करेंगे, अभी बता रहे 25 से 30% से हम लोन बुक को ग्रो करेंगे, 25 to 30%। सो इसका क्या मतलब, यूग्रो का मैनेजमेंट ने कुछ बोला नहीं, बट हैविंग सेड दैट वो भी 50-60% से ग्रो करने वाला इंजन था, अभी 36% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो फॉलिंग पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ, राइट, उसके साथ अगर आप देख रहे हो एसेट क्वालिटी भी थोड़ा खराब हो रहा है, इज नॉट ग्रेट न्यूज
ठीक है। एक जैसे मैं बताया 5 स्टार का, अब देख रहे हो उनका गाइडेंस 35% था और वो 35 के ऊपर ही करते जा रहे हैं, इस बार भी 37 किया, विथ आरओई इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूग्रो का देखोगे, यूग्रो का आरओई उस रेट से नहीं बढ़ा, या फिर आपका सीएसबी देखोगे उसका तो आरओई घटा। सो दिस इज हाउ यू सेग्रीगेट बिटवीन द फिनेंशियल्स। ऑल्दो कोई मतलब ये नहीं कि ये खरीद लो वो बेच लो, बट सीखो, खेल को सीखो, वरना कुछ नहीं समझोगे। इसलिए मैं बताते रहता हूं कि वो वर्कशॉप ले लो, है ना। तो फिर कभी तो ये सब चीजें दिमाग में कर पाओगे, एंड यू ट्रैक ऑल द फिनेंशियल्स अक्रॉस द लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग स्पेस। ओके, सो ये हो गया यूग्रो का। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे सीएसबी का, जैसे ईपीएस का डिग्रोथ हुआ, यूग्रो का ईपीएस ग्रो किया सिर्फ 10% से। तो अब लॉजिकली सोचो, पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट गया और ईपीएस ओनली ग्रू 10%, मतलब शेयर होल्डर को बेनिफिट मिला सिर्फ 10% का ग्रोथ का एट द एंड ऑफ द डे। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक, आज अगर आप यूग्रो कैपिटल टाइप का कंपनी को देख रहे हो, स्कोप तो बहुत है, लेकिन इवन सीएसबी का भी वो बता रहे हैं कि वो पूरे इंडिया में घूमेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में आपका cost to income is going up, अगर आपका प्रोविजन, बिकॉज कॉस्ट टू इनकम गोइंग अप इज स्टिल ओके बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सपेंड, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैंने भी धंधा किया है। मैंने भी जब एक पहला दुकान खोला था तो सारे के सारे खर्चा मुझे अपफ्रंट लेना पड़ा था बिफोर आई कुड इवन सेल वन मिल्क शेक, गॉट इट। सो द पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। फिर मुझे एम्प्लॉय को हायर करके उनको पहले दिन पैसा देना तो पड़ा था, कुछ तो देना पड़ा था, फिर वो आया था। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए दैट इज ओके, बट अगर आपका एसेट क्वालिटी खराब होता है, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर से फॉर एग्जाम्पल उसके साथ साथ मैं अगर देखता हूं कि एक लोन बुक का ग्रोथ का रेट नहीं हो रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा करो लेकिन लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ शुड बी हायर ना, शुड बी मच हायर देन इंडस्ट्री एवरेज, तब तो जाके मैं आपको बोलूंगा कि हाँ भाई ठीक है, सिंस योर सेल्स ग्रोथ और लोन बुक का ग्रोथ इज एट अ मच हायर पेस देन योर इंडस्ट्री पीयर्स, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं भी मिल रहा है तो चलेगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्केल अप एट अ फास्ट पेस। लेकिन अगर आपका लोन बुक का भी ग्रोथ है 16-17% और आपका एसेट क्वालिटी भी खराब हो रहा है और उसके साथ आपका कॉस्ट टू इनकम पे भी कंट्रोल नहीं है, मतलब क्या है, मतलब वो मेरे लिए एक मीडियोकर बेड बनता है। और ऐसे ही स्टॉक्स आपको बाजार में सस्ता दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट कंपनी है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका तो वही चीज है, इसका लोन बुक का उतना ग्रोथ वोथ नहीं है, ठीक है। तो पीएनबी का लोन बुक ग्रो करता है 10% 12% से, डिपॉजिट ग्रो किया 8% से, तो पीएनबी कीप्स लूजिंग मार्केट शेयर, राइट। व्हाई? बिकॉज आज अगर आप देखोगे इंडस्ट्री क्रेडिट का ग्रोथ है 15-20%, लेकिन पीएनबी कीप्स ग्रोइंग एट 7-10%। तो इसका क्या मतलब, पीएनबी से मार्केट जा ही रहा है, ठीक है, लेकिन पीएनबी का स्टॉक पैसा बना रहा है। क्यों पैसा बना रहा है? लॉजिकली सोचो, बिकॉज पीएनबी का ग्रॉस एनपीए नंबर वॉज आई थिंक अराउंड 12-14% के आसपास था 2 साल 2.5 साल पहले। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इनका जो बैड लोन्स था उसमें इनका रिकवरी तगड़ा आने लग गया, ठीक है, अपग्रेडेशन होने लग गया, और इंक्रीमेंटली इनका बैड लोन्स का मतलब इंक्रीमेंटली इनका बैड लोन्स कम आने लग गया, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना स्लिपेज रेशियो। सो द स्लिपेज रेशियो स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड रिकवरीज एंड अपग्रेड स्टार्टेड गोइंग अप। इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या हुआ, कंपनी को मतलब पीएनबी को कम से कम प्रोवाइड करना पड़ा गोइंग फॉरवर्ड, और जितना कम प्रोविजन करोगे आपका क्रेडिट कॉस्ट उतना अच्छा होगा, और जितना आपका प्रोविजन और क्रेडिट कॉस्ट बेटर होगा मतलब उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में हेल्प मतलब आपका बूस्ट मिला। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, सोचो, यहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ उतना नहीं है, मतलब क्या, लोन बुक का ग्रोथ मतलब इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है वो है कुछ 8-10% का। तो इंटरेस्ट इनकम मतलब जहां पे पैसा दिए हो वहां पे अगर इनकम का ग्रोथ है 10%, मतलब क्या, आप लोन बुक जिस रेट से बढ़ाओगे इंटरेस्ट इनकम तो उसी रेट से बढ़ेगा। सो 10% नॉट अट्रैक्टिव, राइट। बट इफ यू लुक एट पीएनबी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट ग्रू 159%। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ बिकॉज इनको तो अभी प्रोविजन करना ही नहीं पड़ रहा है ना, बिकॉज इतना रिकवरी जाता है। बिकॉज अगर आपका रिकवरी आ गया उसको आप लेके पीसीआर बढ़ा सकते हो, राइट। अब जितना रिकवरी आपका आएगा उतना आपका आगे का प्रोविजन आपको कम करना पड़ेगा, आपका क्रेडिट कॉस्ट विल कीप ऑन इंप्रूविंग। सो बेसिकली पीएनबी इज दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जबकि अपना जीएनपीए 12-13% से घटा के इस क्वार्टर में भी अगर मैं Q1 का नंबर बताऊं तो जीएनपीए नंबर इज 4.98%, जबकि लास्ट ईयर भी आई थिंक सेम क्वार्टर में इट वाज अराउंड 7%, गॉट इट। तो जितना इनका एसेट क्वालिटी बेटर होते जा रहा है, इनका ईपीएस में तगड़ा ग्रोथ मिल रहा है, इनका पैट में वो ग्रोथ मिल रहा है, इसीलिए आप देखोगे इनका स्टॉक पैसे बना रहा है। बिकॉज वही मैं बताया ना, अगर ईपीएस का ग्रोथ हो रहा है मतलब शेयर होल्डर को इंक्रीमेंटली बेनिफिट मिल रहा है ना, इसीलिए आप देखोगे पीएनबी का स्टॉक ने पैसा बनाया, मतलब 20-40 रुपए में था, अब तो 100 रुपए के ऊपर आगे चला गया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब अब लॉजिकली सोचो, मैं अगर थोड़ा दूर का देखता हूं, ठीक है, आई नो बहुत दूर का देख नहीं सकते कोई भी, बट द पॉइंट इज कि अगर
आप एक तरफ से मार्केट शेयर गवा रहे हो और दूसरे साइड से आपका पैट और ईपीएस का ग्रोथ हो रहा है, मतलब आगे जाके आप सिर्फ एसेट क्वालिटी का खेल में ही खेल रहे हो, करेक्ट। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये जीएनपीए नंबर तो इंप्रूव होना बंद हो जाएगा ना। मतलब क्या होगा, जीएनपीए थोड़ी जीरो, और चलो अगर जीरो तो होगा नहीं, किसी का नहीं होता है, लेकिन चलो अगर जीरो भी हो जाता है, जीरो के बाद क्या करोगे, जीएनपीए नेगेटिव थोड़ी होता है। सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन अ फाइनेंशियल इज कि मेरा लोन बुक का ग्रोथ का रेट शुड बी वेरी हाई। सो इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ हैज टू बी वेरी हाई, नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ हैज टू बी वेरी हाई, फिर एसेट क्वालिटी हैज टू बी वेरी गुड ताकि प्रोविजन कम करे, राइट। और अगर कॉस्ट पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करे तो यहां पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। तो उस तरीके का फाइनेंशियल्स मुझे अच्छा लगता है, वेदर इट्स बैंक हो या एनबीएफसी का कोई भी हाउसिंग फाइनेंस, एमएसएमई, एसएमई लेंडर, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन और इससे क्या होता है, आपका आरओई का नंबर, जैसे पीएनबी का आरओई का नंबर डबल्ड हो गया, आई थिंक मोर देन डबल्ड। अभी पीएनबी का आरओई 16%, एक साल पहले वो था 7%। ये डबल क्यों हुआ, बिकॉज ईपीएस के ग्रोथ के वजह से, पैट के ग्रोथ के वजह से, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा फाइनेंशियल चाहिए जो लेट से अपने इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर से हायर पेस से अपने लोन बुक को बढ़ाए, हायर पेस से अपना इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाए और अपने एसेट क्वालिटी बेस्ट इन क्लास रखे। गॉट इट। सो इससे क्या होता है, इससे यही होता है ना कि लाइक देन आई एम स्ट्रक्चरली ग्रोइंग विद अ फाइनेंशियल रादर देन से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले द एसेट क्वालिटी गेम। जो ये पीएनबी, कनाडा बैंक, आप देख रहे हो सारे पीएसयू स्टॉक्स में वही हो रहा है। लोन बुक में ग्रोथ वो तो नहीं है लेकिन एसेट क्वालिटी में, लेकिन वही है जैसे मैं बता रहा हूं, कोई एक तरीका थोड़ी होता है पैसे बनाने का मार्केट में। सो चलो यही है, ये 5 कंपनीज है। आई गेस आपको समझ में आ गया कौन सी कंपनी किस जगह में है, कैसे रिजल्ट किया। आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ले लेना, और ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल वर्कशॉप आप ले लो, बिकॉज बहुत सारे ना मुझे सवाल आते हैं कि ये टर्म समझ नहीं आता है, वो टर्म समझ नहीं आता है। आप एक बार वो वर्कशॉप देख लो ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ 700 रुपीज का है, ठीक है। मतलब एक रेस्टोरेंट का बिल भी इससे ज्यादा आता है अगर आप अकेला खाने जाते हो। द पॉइंट इज इसको ले लो, पूरा स्किल सेट बन जाएगा। यू डोंट नीड एनी बैकग्राउंड टू ग्रास्प द एंटायर कॉन्सेप्ट, और आगे जाके खुद ट्रैक करोगे, खुद पैसा लगाओगे, खुद पैसा निकालोगे और पूरा खेल को समझ जाओगे। ऑन दैट नोट, थैंक यू।